Hello, class 11th physics chapter motion in 2D. Students, due to this corona pandemic थोड़ा सा मेरे लिए प्रॉब्लमेटिक हो गया है वीडियोस अपलोड करना because I have been moved to some remote places of उत्तराखंड. यहाँ नेटवर्क का बहुत इश्यू होता है. आज मैं एक हैंडीक्राफ्ट वर्कशॉप में हूँ जिसके बारे में मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा एक ऐसे ही एंजॉय के लिए. यहाँ मुझे थोड़ी सी जगह मिल गई है और इनका मैं इंटरनेट यूज कर लेता हूँ. तो वेल मे बी यू विल हियर सम बैकग्राउंड नॉइसेस, लेकिन आई होप दैट यू विल फोकस ऑन द स्टडीज. तो मोशन इन 2D, वेल एक्चुअली व्हाट इज मोशन इन 2 डायमेंशन? वी कैन से मोशन इन अ प्लेन, लाइक दिस इज अ प्लेन सरफेस. इससे पहले हमने मोशन इन 1D की बात कही थी, तो बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में जा रही थी. खैर ये ज्यादा स्ट्रेट हो नहीं सका, शायद ये ज्यादा बेटर स्ट्रेट होगा. सो इट वाज लाइक दिस, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन. तो अब है मोशन इन 2 डायमेंशन. तो मोशन इन 2 डायमेंशन कैसे कैसे हो सकता है कि ऑब्जेक्ट पहले ऐसे गया और फिर किसी और डायरेक्शन में चला गया, और भी हो सकता है आगे भी घूम रहा है कहीं भी, बट ऑल ऑफ दिस इज हैपनिंग इन 2 डायमेंशन ओनली. और क्या हो सकता है? कोई जरूरी नहीं है कि वो हर बार स्ट्रेट ही चल रहा है. इट कैन मूव इन अ कर्व पाथ. तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि मोशन इन 2D में हम वी कैन स्टडी सुपरपोजिशन ऑफ डिफरेंट मोशन इन 1 डायमेंशन और motion in a curved path. So in this chapter I'm going to teach you these 3 parts of motion in 2 dimension. First one, superposition of 2 or more 1D motions. 1 dimensional motion है, जैसे मैंने अभी इलस्ट्रेशन दिया था. प्रोजेक्टाइल मोशन थोड़ी नई चीज हो जाएगी, एंड सर्कुलर मोशन नाम से पता चल रहा है सर्कल एक प्लेन में ही कंस्ट्रक्ट होता है. तो ऑल ऑफ दीज आर द एग्जांपल ऑफ मोशन इन 2D. तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम दिस पार्ट. तो सिंपल एग्जांपल्स, अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, पहले इधर गया फिर इधर गया, तो ये हमने वेक्टर्स में पढ़ा है. इन दिस केस वी टेक वेक्टर एडिशन ऑफ बोथ ऑफ देम. ये निकल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा. और अगर एक सेम वेलोसिटी से जा रहा था तो रिजल्टेंट वेलोसिटी भी निकल जाएगी. वेलोसिटी ये v हो जाएगी. रिमेंबर वन थिंग, अगर स्पीड की बात करूं, ये अगर 10 मीटर पर सेकंड था, ये भी 10 मीटर पर सेकंड है, बट इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी बिकॉज डायरेक्शन हैज चेंज, तो ये कोई दूसरी वेलोसिटी होगी, इनका सम कुछ और निकल के आएगा. तो इट डिपेंड्स अपॉन द एंगल बिटवीन देम आल्सो. तो ये एक हमारा वेक्टर कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन हो जाएगा. तो उसके लिए सेपरेट वीडियो है वेक्टर का, आप उसे देख लीजिएगा. बट ऐसा भी हो सकता है कि हमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना पड़े. एक्सेलरेटेड मोशन हो और टाइम टू टाइम उसमें एक्सेलरेशन लग रहा हो, वेलोसिटी में चेंज आ रहा हो. तो ऐसी एक सिंपल सी सिचुएशन को मैं शेयर करता हूं. तो द सिचुएशन इज कि द बॉडी इज मूविंग along with this direction with some velocity. Let us suppose initial velocity is u with vector notation. देखिए 1 डायमेंशन में जरूरत नहीं पड़ी थी सबकी, उसमें केवल u से काम चल जाता था, और एक्सेलरेशन को हम देख लेते थे. अगर वो इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन में होता था तो प्लस ले लेते थे, अपोजिट होता था तो माइनस ले लेते थे. यहाँ पे चीजें थोड़े सा बदल जाएंगी. सो दिस इनिशियल वेलोसिटी u, let us suppose there is an acceleration. This is the acceleration. So now this body has been accelerated till some time t. t पे वेक्टर नहीं लगेगा, t स्केलर क्वांटिटी है. तो we know that v equal to u plus at. But in this vector form in 2 dimensional motion, we'll write it like this: v vector equal to u vector plus a vector t. And let us suppose कि t के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद इन दोनों का जब हमने मल्टीप्लिकेशन किया, एंड इट विल बी लाइक मल्टीप्लिकेशन ऑफ a scalar with vector. तो वंस अगेन आप वेक्टर के बारे में जिसमें डिस्क्राइब किया है वो वाला वीडियो जरूर देख लेना. तो ये मिला के इसका मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा, ये एक वेक्टर बन जाएगा at.
देखिए थोड़ा बढ़ा दिया मैंने जितना भी टाइम की वैल्यू रही होगी. नाउ व्हाट विल बी द रिजल्टेंट? तो u plus at. So this will be the final velocity. This will be the final velocity v. ये तो हो गया. मैंने डायग्रामेटिकली आपको बताया. इन केस अगर ये यूनिट वेक्टर्स के टर्म्स में हो तो now let us suppose initial velocity 3i cap plus 2j cap है किसी बॉडी की, और उसका एक्सेलरेशन माइनस आई कैप प्लस 2j कैप है, और ये एक्सेलरेशन 2 सेकंड तक उस पर अप्लाई होता है. या फिर हम ये कहें कि we have to find final velocity after 2 seconds. Then what will we do? Directly v equal to u plus at. Simply v के प्लेस में v निकालना है हमें, u के प्लेस में 3i कैप प्लस 2j कैप और प्लस it is minus I cap plus 2j cap into 2. So this will be 3i cap plus 2j cap minus 2i cap plus 4j cap, and finally it is I cap plus 6j cap मीटर पर सेकेंड. बहुत ही सिंपल था, इतनी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है. और थोड़ा सा इससे हम ऐसा भी कर लेते हैं, ये तो पहले ही 2 डायमेंशन में हो गया, ये भी 2 डायमेंशन में हो गया, तो ऑलरेडी ये पहले ही किसी 2 डायमेंशनल प्लेन में है, u भी और a भी. So if I take an example, u equal to let us suppose 3i cap, means u is along x-axis meter per second, and there is an acceleration which is 4j cap, means along y-axis. So what will be the equation of this motion? So let us suppose we want to find final velocity after time 5 second. So what will be the 0.5 कर देते हैं, बहुत ही ज्यादा हो जाएगा 5 सेकंड से. तो 0.5 सेकंड में कितना होगा? तो नाउ सी v इक्वल टू, देखिए u केवल x एक्सिस में था, a सिर्फ y एक्सिस में था. अब फाइनल वेलोसिटी किधर हो जाएगी? v इक्वल टू u प्लस a, u वेक्टर प्लस a वेक्टर t. And what is u vector? It's 3i cap plus 4j cap multiplied by 0.5. So finally it is 3i cap plus 2j cap meter per second. इनिशियल वेलोसिटी x एक्सिस में थी, एक्सेलरेशन y एक्सिस में था, तो जो बॉडी की वेलोसिटी है ना तो केवल x एक्सिस में रह गई, ना केवल y एक्सिस में रह गई. इट इज समवेयर इन द प्लेन ऑफ xy, इन द xy प्लेन. ये u था, इधर के लिए जा रहा था, और ये तो पहले ही 2 डायमेंशन में चला गया. ये u था, ऑलराइट. और लेट अस सपोज कि टाइम टू टाइम ये उधर के लिए पुश होता गया, तो व्हाट विल बी इट्स पाथ? ये जा रहा था और ये धीरे धीरे उधर के लिए पुश किया हमने, तो इसका पाथ ऐसा कुछ बन जाएगा. तो अगर ये ऐसा हो रहा है तो नाउ इट इज नो मोर इन वन डायमेंशन, इट इज समवेयर इन 2 डायमेंशन. तो दिस इज व्हाट हैपेंस इन 2 डायमेंशनल मोशन. ऑलराइट, थोड़ा सा वापस चलते हैं. जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको कि पर्टिकुलर किसी वेलोसिटी से बॉडी मूव कर रही है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि 2 स्पीड्स, 2 वेलोसिटीज एक जगह पे सुपर इम्पोज कर रही हूँ. एक्सेलरेशन का बात नहीं है, सिर्फ जो रिजल्टेंट है उसका इफेक्ट है. मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, एक अगले क्वेश्चन से आपको क्लियर हो जाएगा. वो मोशन भी 2 डायमेंशनल मोशन है, वहां एक्सेलरेशन है नहीं, हालांकि वेलोसिटी में चेंज आएगा, बट उसे सच एक्सेलरेशन के कॉन्सेप्ट से डील नहीं करते. तो क्वेश्चन देख लेते हैं. Alright, so a similar kind of question is also asked in a different manner. तो इसे उसके साथ को रिलेट मत कीजिएगा, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो लिस्ट बनाऊंगा. यहाँ पे मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि 2 वेलोसिटीज, ज्यादातर मैंने जैसा बताया, अभी कोई बॉडी ऐसे जा रही है, फिर इधर के लिए जा रही है, तो ये वेलोसिटी ऐड हो जाएगी, ये रिजल्टेंट वेलोसिटी हो जाएगी. बट क्या कोई ऐसी सिचुएशन है कि जिसमें एक ही पॉइंट पे 2 वेलोसिटीज एक्ट करने लगी? तो देयर इज अ सिचुएशन वेयर रिवर इज फ्लोइंग with the velocity 4 मीटर पर सेकेंड. इधर के लिए VR, रिवर इधर के लिए फ्लो कर रही है, एंड a swimmer can swim in still water with a velocity 3 मीटर पर सेकेंड. आप लोग कहेंगे किस बात का स्विमर है 3 मीटर पर सेकेंड, बट अभी क्वेश्चन बनाने के लिए मैं ऐसा ही कर रहा हूँ. सो ये गया VS. Now what will happen? Actually
ये स्टिल वाटर में इधर के लिए जा रहा है और जा सकता है इस स्पीड से, तो अभी भी इस वाटर में भी ये इसी स्पीड से इधर आने की कोशिश करेगा। लेकिन जो वाटर है, वाटर की स्पीड, रिवर की स्पीड 4 मीटर पर सेकेंड राइट साइड के लिए है। नाउ व्हाट विल हैपन ड्यू टू दिस वेलोसिटी, वो स्विमर अपनी वेलोसिटी से इधर ही जा रहा है, वीएस से इधर ही जा रहा है, बट दिस वेलोसिटी विल ऐड अप, और यहाँ पे वेक्टर एडिशन का पैरेललोग्राम लॉ लग जाएगा, एंड हिज वेलोसिटी इज समवेयर इन दिस डायरेक्शन। दिस विल बी द रिजल्टेंट वेलोसिटी। आई एम जस्ट राइटिंग इट v, कोई सबस्क्रिप्ट नहीं लगा रहा हूँ, अदरवाइज उसके और मीनिंग निकलने लगते हैं। सो व्हाट विल हैपन, दिस फाइनल वेलोसिटी v विल बी, देखिए सिंपली वेक्टर एडिशन लगेगा और दोनों के दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो सिंपली वी आर स्क्वायर प्लस वी एस स्क्वायर, दैट इज 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। क्या ज्यादा लंबा खींच के फायदा नहीं है, ये आपको पता है पाइथागोरस वो है, डबलेट है। ये 16 हो गया, 9 हो गया, 25 तो 5 मीटर पर सेकेंड, तो वो 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से इस डायरेक्शन में आएगा। ये डायरेक्शन भी निकाल लेते हैं, यहाँ पे एंगल ले लेते हैं थीटा। तो अब बहुत से तरीके हैं हमारे पास इसे निकालने के लिए। एक तरीका यह है, ये वीएस है तो ये भी वीएस होगा, तो tan थीटा ले लेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू ले रहा हूं, वेक्टर को डिवाइड नहीं किया जा सकता, रिमेंबर। सो 3/4, सो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स, ऐसे ही छोड़ना पड़ता है 3/4, और तब हम फाइनल ये लिखेंगे कि सो स्विमर will go with the velocity 5 meter per second at an angle tan inverse 3/4 with the direction of flow. ये डायरेक्शन आपकी उसके इनिशियल डायरेक्शन के बेसिस पे भी निकाला जा सकता है, वो देखना पड़ेगा, अगर कोई एमसीक्यू क्वेश्चन है तो उसमें ऑप्शन किस तरीके से दे रखा है, अदरवाइज ये आपको तरीका पता चल गया। लाइक इन मोशन इन 1 डायमेंशन, हमने इक्वेशंस ऑफ मोशन को स्टडी किया था, वापस उन पे आएंगे और 2 डायमेंशन के लिए उन्हें बनता हुआ देखेंगे। एक मैंने एक हिंट सी आपको पहले दे दी है उसकी, लेकिन कुछ और टर्म्स हैं जिन्हें थोड़ा क्लियर कर लेते हैं, लाइक पोजीशन वेक्टर। डेफिनेशन में लिखवा नहीं रहा हूँ, सिर्फ स्टेट कर देता हूँ उसे, बोल रहा हूँ मैं उसके बारे में। सो पोजीशन वेक्टर इज द वेक्टर which indicates the position of a point or position of an object with respect to an arbitrary origin। ये क्या बात हुई, आर्बिट्ररी का मतलब क्या है? आर्बिट्ररी का मतलब है अपनी तरफ से माना गया। जैसे हमने जूनियर क्लासेस में कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ा है, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम भी आर्बिट्ररी होते हैं, ये अपनी तरफ से हम मानते हैं, ऐसा कहीं एक्स एक्सिस नहीं है, कहीं वाई एक्सिस नहीं है, हम अपनी तरफ से मानते हैं। तो वैसे ही लेट अस सपोज यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, हमने उसे एक पॉइंट से, अब वैसे भी ज्यादातर जो अभी हम काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे उसमें हम पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर करते हैं, और पॉइंट ऑब्जेक्ट पे एक मेरा वीडियो है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जरूर देखिएगा। वो एक्चुअली एक क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और वाकई में सोचने के लिए मजबूर करता है कि हम जितना सिंपल पॉइंट ऑब्जेक्ट को समझते हैं उतना सिंपल वो होता नहीं है, उसे जरूर देखिएगा। तो ये जो पॉइंट ऑब्जेक्ट है, ये मोशन कर रहा है, रेस्ट में है, क्या है, उसके लिए हमें कोई रेफरेंस पोजीशन चाहिए। जब हम मोशन इन 1 डायमेंशन की बात करते हैं तो वहां पे हमें किसी कोऑर्डिनेट सिस्टम की जरूरत नहीं होती, लेकिन यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट सिस्टम की जरूरत होती है। अपनी तरफ से कुछ ऐसे यूनिट वेक्टर्स लेने पड़ते हैं जिनके बेसिस पे मैं इसके पोजीशन को डिस्क्राइब करूं। तो ये मैंने एक आर्बिट्ररी ओरिजिन ले लिया और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग मैंने 2 एक्सिस बना लिए। बात वही है जो हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा था, बट हियर देयर इज अ डिफरेंस। अब हम इस पॉइंट को इंडिकेट करने के लिए एक एरो का यूज करेंगे। एरो हेड उस पॉइंट पे जाके एंड होगा, उसका स्टार्टिंग पॉइंट ओरिजिन होगा, एंड नाउ दिस इज इट्स पोजीशन वेक्टर। Now what is that position vector is all about? It gives the position, or we can say it gives the distance of that point from the arbitrary origin and also its direction। केवल ये डिस्टेंस नहीं है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में है, फिर डायरेक्शन को भी शो कर रहा है। अगर मैं इन्हें सिंपली एक्स और वाई एक्सिस के बेसिस पे कहूं तो इस पॉइंट के कोई कोऑर्डिनेट होंगे एक्स वाई, बट इन वेक्टर अलजेब्रा हम ये नहीं कहेंगे, हम ये कहेंगे कि यहां तक एक वेक्टर था x विच इज एक्स आई कैप,
और यहां तक एक दूसरा वेक्टर था y, which is y j cap. So what is this r all about? This r vector is actually xi cap plus yj cap. ये इसकी वेक्टर वैल्यू हो गई। तो इसकी न्यूमेरिक वैल्यू क्या होगी, या कहूं तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? अभी मैं किसी वेक्टर वेक्टर को नहीं जानता, मैं सिंपली पाइथागोरस थ्योरम यूज कर रहा हूं। तो ये ऐसा हो गया। और इन केस अगर आप वेक्टर अलजेब्रा यूज करना चाहेंगे तो इन दोनों वेक्टर्स को, वो फॉर्मूला था रिजल्टेंट का, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, आप इसका यूज करके यहां पुट कर सकते हैं। ए स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर हो जाएगा, बी स्क्वायर की जगह वाई स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2ab cos थीटा, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो ये टर्म वैनिश हो जाएगा। तो दोनों तरीके से आप इस चीज को देख सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट पोजीशन वेक्टर। तो किसी भी पॉइंट को अगर हम स्पेस में किन्हीं आर्बिट्ररी कोऑर्डिनेट के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं, देन दैट वेक्टर एसोसिएटेड विद द पोजीशन एंड डिस्टेंस एंड डायरेक्शन ऑफ दैट पॉइंट will be called its position vector. Now next is displacement vector. कोई नई सी चीज नहीं है। Displacement means straight line distance between two points, initial and final. So let us suppose in this arbitrary coordinate system with respect to this arbitrary origin, एक ऑब्जेक्ट था जिसकी इनिशियल पोजीशन यहाँ पे थी, इसे मैं नाम दूंगा 1, और फिर उसके बाद वो मूव होके यहाँ पे आ गया, ये फाइनल पोजीशन है 2। यहाँ पे ये बताना जरूरी है कि इनिशियल कौन सी है, फाइनल कौन सी है। तो उसी के बेसिस पे हम डिस्प्लेसमेंट को डिस्क्राइब करेंगे। तो इनिशियल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर था r1 और फाइनल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर था, वो थोड़ा थोड़ा शिफ्टिंग हो रही है, r2। नाउ व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इट विल ओरिजिनेट फ्रॉम 1, क्योंकि इनिशियल पोजीशन 1 थी। और हाँ दैट्स गुड, बेटर होगा मैं इसे i लिखूं, इनिशियल थोड़ा सा और बेटर हो जाता है, और सेकंड को f लिखूं, फाइनल। सो दिस इज द ओरिजिन ऑफ एरो एंड दिस इज द टर्मिनल पॉइंट। तो ये जो वेक्टर आया दैट विल बी कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डेल्टा r वेक्टर, विच इज इक्वल टू, रिमेंबर कभी भी डिफरेंस, कोई अंतर निकालना होता है तो आप क्या करते हैं, बाद का माइनस पहले का। तो वैसे ही ये हो जाएगा आर एफ वेक्टर माइनस आर आई वेक्टर। ये डिस्प्लेसमेंट निकल गया। यहाँ पे ऐसा चॉइस नहीं है आपके पास कि किसी को भी किसी से माइनस कर दो, जहां से स्टार्ट हुआ और जहां पे एंड किया उस वेक्टर को माइनस करना है, जहां से स्टार्ट किया था उस वेक्टर से। थोड़ा सा अगर हम इसके कोऑर्डिनेट सिस्टम के टर्म्स में इसे देख लेते हैं, तो लेट अस सपोज आर आई, वहां पे नहीं बना रहा हूं, बहुत मिक्सअप हो जाएगा। आर आई इज एक्चुअली, इफ लेट अस सपोज इट इज एक्स आई, ये इनिशियल के लिए है, आई कैप प्लस वाई आई जे कैप। ये जो आई है ये इनिशियल को रेफर कर रहा है। और आर एफ आप चाहे तो कैपिटल आई बना सकते हैं, इनफैक्ट 1 और 2 भी बना सकते हैं। इट इज एक्स एफ आई कैप प्लस वाई एफ जे कैप। देन व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर? डेल्टा आर, दोनों को माइनस कर दो, ये हो जाएगा एक्स एफ माइनस एक्स आई आई कैप प्लस वाई एफ माइनस वाई आई जे कैप, और वी कैन से डेल्टा एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वाई जे कैप। दिस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज ऑल अबाउट। और नेक्स्ट अगर हम इसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहें तो शायद अब कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। रूट ऑफ डेल्टा एक्स स्क्वायर, और वी कैन से एक्स एफ माइनस एक्स आई स्क्वायर प्लस वाई एफ माइनस वाई आई स्क्वायर। याद कीजिए क्लास 10th का डिस्टेंस फॉर्मूला, ये वही है, 2 पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस। एंड इन वेक्टर अलजेब्रा इट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। नाउ दिस वन, वेलोसिटी इन 2D। So very simple, we know that this delta displacement vector, इसके टर्म्स में हम velocity in 2D को डिफाइन करेंगे। so velocity is delta x I cap plus delta y j cap। oh बॉर्डर क्रॉस करके चला गया, anyway so velocity v is equal to delta r cap by delta t
and that is delta x by delta t I cap. I hope ये ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो रहा होगा, हो रहा है तो कमेंट में लिख के बता दीजिए. And this is velocity along x-axis I cap plus velocity along y-axis j cap. तो एक्चुअली पिछले 5-7 मिनट से ऑलमोस्ट हम एक ही चीज को आगे प्रोसीड करते जा रहे हैं. सो अब तो आपको धीरे धीरे हैबिट हो रही होगी इसकी कि मोशन इन 2D में हमें माइंडसेट क्या रखना है. एक्चुअली यहाँ पे हमें दो अलग अलग मोशंस को साइमल्टेनियसली स्टडी करना है. एक्स एक्सिस का अलग सॉल्व करो, वाई एक्सिस का अलग सॉल्व करो, वेक्टर वाइज ऐड कर दो, और या फिर साथ साथ में ये आई कैप जे कैप लगा के साथ साथ में कंटिन्यू करो. एक्सेलरेशन इन 2D. तो अब इसको स्टार्ट करने के लिए पहले मुझे थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ा. वेल ये लाइन काफी सीधी लग रही होंगी. स्केल यूज किया है. मेरे एक स्टूडेंट ने कमेंट किया था आपकी लाइनें सीधी नहीं होती, तो काश की वो हमेशा ही सीधी रहे. एनीवे, सो वी नो. अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं. सिंस वेलोसिटी इन 2 डायमेंशन v इक्वल टू वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप. अब कुछ बचा नहीं, डिफरेंशिएट कर लो. आप कहेंगे यहाँ तो डेल्टा डेल्टा लगा दिया था. नो प्रॉब्लम, आप इसे डी आर लिख लो. डी आर इक्वल टू डी एक्स आई कैप डी वाई जे कैप. नो प्रॉब्लम विद दैट. तो ये ए हो जाएगा डी वी ए वेक्टर बाय डी टी. सो नाउ इट इज dvx by dt I cap plus dv by dt j cap. फिर से बॉर्डर क्रॉस हो गया. पुरानी आदत है. a वेक्टर इक्वल टू ax I cap plus ay j cap एंड वंस अगेन मैग्नीट्यूड खुद निकाल लीजिएगा. यहाँ पे मैं एक चीज और आपको बताना भूल गया. ये जो फाइनल वेलोसिटी होती है, अगर हमें इसकी डायरेक्शन बतानी है तो वो भी हम निकाल सकते हैं. तो ये हो गई आपकी वी एक्स और ये हो गई आपकी वी वाई. अब आप पे डिपेंड करता है या क्वेश्चन पे डिपेंड करता है एंगल वो एक्स एक्सिस के साथ लेंगे या वाई एक्सिस के साथ लेंगे. सो इफ ये वाई है, ये वी वाई है, ये फाइनल वी है, तो इसकी डायरेक्शन जो दी जाएगी आप टेन थीटा के टर्म्स में निकाल सकते हैं, विच विल बी वी वाई बाय वी एक्स. कॉट भी निकाल सकते हैं, उल्टा कर दीजिए, साइन भी निकाल सकते हैं, तब v को इंक्लूड करना पड़ेगा. फिर ये ट्रिग्नोमेट्री हो गई. इस पे मैं ज्यादा नहीं जा रहा हूँ. कंफ्यूजन होगा कमेंट कर दीजिएगा. ऑलराइट, सो in the same way this will be done. Equation of motion in 2D. So equation in 2D. हाँ, पहली v इक्वल टू यू प्लस ए टी. पूरा पूरा वेक्टर लगा रखा है. रिमेंबर t के ऊपर वेक्टर नहीं लगेगा. क्यों नहीं लगेगा नहीं जानते हैं, वेक्टर वाला मेरा वीडियो देख लीजिएगा. दूसरा s वेक्टर इक्वल टू यू वेक्टर टी प्लस हाफ ए वेक्टर टी स्क्वायर. और थर्ड इक्वेशन देखिए थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सी बन रही है. वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a डॉट एस. और हमें पता है कि v और u भी तो दोनों वेक्टर हैं, तो इस तरीके से करेंगे उन्हें. v डॉट v इक्वल टू यू डॉट यू. रिमेंबर डॉट प्रोडक्ट. अगर नहीं पता, मैं बार बार नहीं कहूंगा कि मेरा वेक्टर पे वो वीडियो देख लीजिए. यहाँ पे मैं थोड़ा समझा भी दूंगा. तो well, like if there are two vector then and their product is a scalar quantity, then it is given by AB cos theta. This is totally a vector value. अब देखिए, remember one thing कि v स्क्वायर किसी वेक्टर का जो स्क्वायर होगा, तो इट इज डेफिनेटली, अगर वो मीनिंगफुल क्वांटिटी कोई बनता है तो वो एक स्केलर क्वांटिटी ही होगा. because a dot a means a into a cos a का a के साथ एंगल 0 होगा. that is why it is a square. अगर मैं इसे क्रॉस प्रोडक्ट लेता हूं, मैंने अभी कहा था मीनिंगफुल क्वांटिटी, तो a क्रॉस a means दोनों की न्यूमेरिक वैल्यू, एंड साइन क्रॉस प्रोडक्ट में साइन आता है, दोनों के बीच का एंगल 0, तो इट इज नॉट अ मीनिंगफुल क्वांटिटी. तो अगर स्क्वायर करना है किसी वेक्टर क्वांटिटी का एंड इट इज अ मीनिंगफुल क्वांटिटी, देन इट मस्ट बी अ स्केलर प्रोडक्ट. So let's move to next and the big one. So if we simply drop something, it will follow a straight path, motion in a one dimension. If we throw it upward, motion in one dimension. Still, it is motion in one dimension. But now, if we throw this ball at some angle, means right now we have thrown it at some angle this way. So now neither it will go straight nor it will go in this kind of two dimension, but in a curved path.
ऐसा एक कर्व पाथ। और ये हम सब ने देखा ही है, सभी ने कोई ना कोई स्पोर्ट्स खेला होगा, और नहीं तो एटलीस्ट पत्थर तो कभी ना कभी फेंका होगा। तो व्हेन वी थ्रो समथिंग इट फॉलो अ कर्व्ड पाथ। दूसरी चीज, कोई जरूरी नहीं है ये ऐसा ही बने। अगर आप हॉरिजॉन्टली कोई चीज थ्रो करते हैं सीधा आगे के लिए किसी हाइट से, ऑफ कोर्स, तो ऐसा नहीं है कि चलता रहेगा, और ऐसा भी नहीं है कि ये ऐसे करके स्ट्रेट जाएगा। इट follows a curved path, and this kind of motion under gravity in 2 dimension is called projectile motion. How we can describe projectile motion? Whenever a body is thrown at an angle with horizontal, or it is thrown horizontally from some height, it follows a curved path under gravity. Such kind of motion is called projectile motion. प्रोजेक्टाइल, कोई भी चीज फेंकना प्रोजेक्टाइल होता है, लेकिन अगर हम उसे ग्राउंड लेवल पे अगर हम उसे थ्रो करते हैं एट एन एंगल, इट फॉलोज अ कर्व्ड पाथ। इवन फ्रॉम हाइट आल्सो, इफ वी थ्रो इट, इसी को अगर आप किसी हाइट से ऊपर के लिए थ्रो करते हैं, स्टिल इट फॉर्म्स अ कर्व्ड पाथ, इट इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। In fact, if you throw any object horizontally from some height, still it follows a curved path, and it is called projectile motion. तो projectile motion के कुछ possible diagram मैं आपके सामने बना के दिखा देता हूँ। These are few examples of projectile motions. तो horizontally project किया, ये path follow किया, from some height project किया, ये path follow हुआ, ground projection किया और बीच में कुछ हो गया, कहीं पे आके अटक गया कुछ भी, but still it is projectile motion, and this is a projectile motion, complete projectile motion. तो projectile motion के curves ऐसे होंगे, और अलग अलग सिचुएशन आपके सामने आपको डील करने के लिए मिलेंगी। वेल, एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बता दूं, प्रोजेक्टाइल मोशन को स्टडी किया गया, और उसके बाद जैसे मिसाइल्स वगैरह की ट्रेजेक्ट्री, रॉकेट्स जो लॉन्च किए जाते हैं उनकी ट्रेजेक्ट्री को एनालाइज करने के लिए प्रोजेक्टाइल मोशन के कॉन्सेप्ट को डेवलप किया गया। बट रिमेंबर वन थिंग, इफ अ मिसाइल हैज बीन लॉन्च्ड, दैट इज नॉट अ प्रोजेक्टाइल मोशन। उसे प्रोजेक्टाइल तो कहा जाता है जिसे प्रोजेक्ट किया गया है, लेकिन ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन है ये एक फ्री मोशन है। अगर मैं एक रॉकेट का केस इसमें कंसीडर करता हूं, सो इट इज पावर्ड, ये पुश हो रहा है ड्यू टू दीज कंबस्टिबल गैसेस व्हिच आर इजेक्टिंग आउट, तो ये आगे के लिए पुश हो रहा है। सो projectile motion is something in which only under gravity there is a force, only force, which is gravitational force. उस ग्रेविटेशनल फोर्स के इफेक्ट में ये मूव करेगा, और फोर्सेस का इफेक्ट भी हो सकता है, लेकिन फिर वो कॉम्प्लिकेटेड प्रोजेक्टाइल मोशन हो जाएगा, और फोर्सेस भी उसमें इंक्लूडेड हो जाएंगे। तो जनरली जो हम स्टडी करेंगे वो ऐसे रॉकेट के प्रोजेक्शंस के लिए नहीं करेंगे। विल नॉट कंसीडर प्रोजेक्टाइल मोशन, दीज रॉकेट टाइप ऑफ प्रॉब्लम इन प्रोजेक्टाइल मोशन। हाँ, एक चीज हो सकती है कि ये रॉकेट जा रहा था, देन इसका जो पूरा फ्यूल है वो ओवर हो गया, अब जो पाथ ये फॉलो करेगा that will be जिस जो मोशन ये परफॉर्म करेगा that will be projectile motion, लेकिन उससे पहले projectile motion ये नहीं है। एक इफेक्ट और होता है कि एयर का इफेक्ट इस projectile motion पे पड़ेगा, that is also studied under the case of projectile motion, but thankfully वो हमारे सिलेबस में नहीं है। उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए थोड़ा एडिशनल पता चलेगा, और हायर कॉम्पिटिशन्स में भी एक पॉइंट ऑफ व्यू क्रिएट होगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, और उसमें क्या क्या हम एनालाइज करेंगे। तो पहले हम ये देखेंगे कि जो प्रोजेक्टाइल है वो कौन से पाथ पे चलता है, तो हम उसके पाथ की बात करेंगे। फिर हम उसमें कुछ मेजरमेंट्स होती हैं, कितने टाइम तक हवा में रहेगा, कितना ऊंचा जाएगा, कितना आगे तक जाएगा। तो वी हैव डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज फॉर ऑल ऑफ इट। सो लेट्स स्टार्ट। So trajectory of projectile, path of projectile, या equation of projectile motion। तो एक इक्वेशन है जो किसी भी इंस्टेंट पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में उस प्रोजेक्टाइल की पोजीशन के बारे में डिस्क्राइब करेगा। और उससे पहले कि हम उस पर स्टार्ट करें, एक आइडियल प्रोजेक्टाइल का डायग्राम बना लेते हैं। ये और ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये कोई डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऐसा कुछ नहीं है, सिंपली पाथ ही है, ये ऑब्जेक्ट ही मूव कर रहा है।
तो इनिशियली हमने इसे प्रोजेक्ट किया u इनिशियल वेलोसिटी से। बहुत सी बुक्स में v नॉट लिखा होता है, नॉट एन इशू। देखिए आपकी हैबिट किस में बन जाती है। मैं u इसलिए लिखता हूँ बिकॉज आई एम हैबिचुअल ऑफ राइटिंग दैट। मैं v नॉट लिखूंगा बीच में u लिखने लगूंगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है। और इसे किसी एंगल थीटा पे प्रोजेक्ट किया है। अभी हम जो भी पढ़ रहे हैं वो कंप्लीट प्रोजेक्टाइल के बारे में पढ़ रहे हैं। तो देखिए ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये ग्रेजुअली ये एंगल डिक्रीज होता जाएगा ऐसे, फिर बाद में ये नीचे के लिए आना स्टार्ट हो जाएगा। तो आई मीन दूसरे डायग्राम में बता देता हूँ। पहले ऑब्जेक्ट यहाँ पे इनिशियली वो इस वेलोसिटी से u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया गया, थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट किया गया। थोड़ी देर के बाद थोड़ा सा और ऊपर कर देता हूँ, ऐसे किया। फिर थोड़ी देर के बाद ये रहा उसका पाथ। तो इसका मतलब यह है कि जब वो यहाँ पे था तो अब उसकी डायरेक्शन इधर हो गई। अब वेलोसिटी भी चेंज हो गई होगी, u नहीं होगी, और एंगल भी कुछ और बन गया, लेट अस सपोज θ1। थोड़ी देर के बाद फिर से वेलोसिटी चेंज हो गई, एंगल भी चेंज हो गया। और इस पॉइंट पे आते आते मैं बताऊंगा नहीं एंगल कितना हो गया, पर वेलोसिटी बहुत चेंज हो गई। एंड जब ये यहाँ पे गया तो तो नीचे के लिए जाने लग गया। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बता देता हूं, अगर ये वापस उसी सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे आता है तो जिस स्पीड से, नाउ पॉइंट आउट माय वर्ड, स्पीड, u वेलोसिटी नहीं, जिस स्पीड से इसे प्रोजेक्ट किया था उसी स्पीड से आके ये ग्राउंड को हिट करेगा। जिस एंगल से हिट किया था उसी एंगल पे आके ये ग्राउंड को हिट करेगा। स्पीड इसलिए बोला क्योंकि डायरेक्शन अब चेंज हो चुकी है। तो ये कुछ एडिशनल थिंग्स हैं जो आपके न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए आपको ध्यान में रखनी होंगी। आई होप this is visible. Actually there is a power cut, so this is the ideal trajectory of this projectile। और थीटा एंगल पे उसे लॉन्च किया है u वेलोसिटी से। किसी इंस्टेंट पे आफ्टर टाइम t वो यहाँ पे है, एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स हैं, इसका मतलब ये है कि यहाँ तक x चल चुका है वो, और यहाँ पे y चल चुका है वो। यही पे बात आती है मोशन इन 2D, जिसे हम स्टार्टिंग से समझने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे हम इस मोशन को स्प्लिट कर देंगे दो पार्ट में, एक हॉरिजॉन्टल एंड सेकेंड वन वर्टिकल। स्टूडेंट्स पहले मैं हॉरिजॉन्टल बोलता था, अब मैं हॉराइजॉन्टल बोलता हूँ। आई डोंट नो व्हाट इज द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, तो इसलिए प्रोनाउंसिएशन पे कोई कमेंट नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। तो हॉरिजॉन्टल मोशन में u वेलोसिटी है, लेकिन हॉरिजॉन्टल में u सबस्क्रिप्ट x, उसका x कंपोनेंट में रिजॉल्व करने के लिए वीडियो देखें। u cos थीटा हो जाएगा। वर्टिकल में रिजॉल्व करने के लिए इसके लिए भी वीडियो देखें, साइन थीटा हो जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी का काम खत्म। नेक्स्ट एक्सेलरेशन इन हॉरिजॉन्टल मोशन, मैं बता नहीं रहा अभी। वर्टिकल में इट विल बी -g। मोशन इन वन डायमेंशन में मैं इस कॉन्सेप्ट को समझा चुका हूं, फिर भी यहां बताऊंगा क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकली अपवर्ड है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन जो यहां पे लगेगा अलोंग y एक्सिस, दैट विल बी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्चुअली यहां केवल एक ही एक्सेलरेशन है, एक ही फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स, जो इसे नीचे पुल करेगा। आप कहेंगे जब प्रोजेक्ट किया था, जब थ्रो किया था, उस समय भी तो हमने कुछ फोर्स दिया था। हम वहां पे ये मानते हैं कि जो आपने फोर्स दिया था वो दिया था, लेकिन जब ये आपके हाथ से अलग हो गया तो फोर्स लगना बंद हो गया। उसके बाद इसने जो गेन किया दैट इज वेलोसिटी ओनली। तब इसे एक्स्ट्रा कोई फोर्स नहीं मिला, जो फोर्स मिला उसकी वजह से इसे वेलोसिटी इसने गेन करी, इट गेन सम मोमेंटम, कुछ वेलोसिटी गेन करी। ऐसा नहीं है कि ये देखिए जब मैं हाथ को स्विंग कर रहा हूं अभी तो इस पे फोर्स लग रहा है, लेकिन एक बार ये मेरे हाथ से रिलीज हो गया उसके बाद इस पे मैं कोई फोर्स नहीं लगा रहा हूं, सिर्फ ग्रेविटी का फोर्स लग रहा है। देयर इज ओनली single acceleration and that is acceleration due to gravity acting vertically downward. That's why negative sign with respect to this initial velocity which is in upward direction। ax equal to 0 ये मैंने शुरू में नहीं लिखा, मैंने अब लिखा इसलिए क्योंकि हॉरिजॉन्टली उस पे कोई पुश नहीं लग रहा है, किसी तरीके का फोर्स नहीं लग रहा है। और बुक्स में इसके आगे लिख दिया जाता है नेग्लेक्टिंग एयर रेजिस्टेंस। अगर एयर रेजिस्टेंस होता तो क्या होता, एयर रेजिस्टेंस होता तो इस पे अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा होता, तो इस डायरेक्शन में इसमें एक एक्सेलरेशन होता।
थैंकफुली कि हम ऐसा केस डील नहीं कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, तो इसके लिए इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देते हैं और कॉमनली दोनों पे इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगी, ये वाली s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो वापस चलते हैं हॉरिजॉन्टल के लिए। हॉरिजॉन्टल में s की जगह आ जाएगा x इक्वल टू यू एक्स। मैं अभी पूरा लिखूंगा नहीं, स्पेस भी नहीं है, आप कहेंगे कि इतना तो स्पेस था। एक्चुअली मैं ऐसा ही करूंगा ताकि आप चीजों को कंपेयर करके स्टडी कर सकें, और जब ज्यादा टॉपिक होते हैं, एक ही टॉपिक से रिलेटेड सब टॉपिक्स होते हैं, तो उन्हें कोशिश कीजिएगा कि एक ही पेज पे कर सकें। यह हर सब्जेक्ट में कर सकते हो, इससे आपका टाइम बचता है ड्यूरिंग रिवीजन। तो यू एक्स टी और प्लस जीरो, देखिए जगह बच गई, प्लस जीरो इसलिए क्योंकि हॉरिजॉन्टल में एक्चुअली एक्सेलरेशन जीरो है, तो ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा। सो हियर वी कैन फाइंड टाइम। क्यों फाइंड कर रहे हैं अभी नहीं बताऊंगा। यू एक्स, और अब यू एक्स की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो इट विल बी एक्स अपॉन यू कॉस थीटा। इसकी जरूरत पड़ेगी, इसे रख लेते हैं। नाउ फॉर वर्टिकल मोशन, सो इट विल बी y इक्वल टू, और ये हो जाएगा यू वाई टी माइनस, रिमेंबर, हाफ जी टी स्क्वायर। अब क्या, नाउ द फिनिशिंग टच, और आई होप कि ये इतने स्पेस में आ जाए। मैं खुद को थोड़ा सा एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे। ऑलराइट, सो नाउ वी विल पुट दिस वैल्यू ऑफ टी, इसे इक्वेशन 1 कर देते हैं और इसे इक्वेशन 2 कर देते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी विल कंक्लूड दैट y इक्वल टू यू वाई की जगह यू वाई की वैल्यू रख देते हैं, दैट इज यू साइन थीटा। टी की जगह टी की वैल्यू रख देते हैं x अपॉन यू कॉस थीटा माइनस हाफ जी, और टी स्क्वायर की जगह ये हो जाएगा x अपॉन यू कॉस थीटा स्क्वायर। एंड फिनिशिंग टच, ये एक इक्वेशन बन जाएगी, u से u कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास बचेगा tan थीटा x। tan को ब्रैकेट में लिख लेते हैं क्योंकि यहां पे मेन हमारे लिए इंपॉर्टेंस रखता है ये x, माइनस g अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, से भी ब्रैकेट में रख लेते हैं, और एक्स स्क्वायर। ये देखिए कितनी अजीब सी इक्वेशन बनी है। क्या आपको ये याद करनी है? ऑफ कोर्स। कैसे याद होगी? आई डोंट नो, बार बार डिराइव करते रहिए। ओह गॉड, आई एम मेसिंग विद दिस। 2u स्क्वायर, आई होप दिख रहा होगा ढंग से, मैं भी चेक कर लूंगा, अदरवाइज अलग से इसमें हाईलाइट कर देंगे। So this is the final equation, y equal to tan theta x minus g by 2u square cos square theta x square। ये क्या इक्वेशन है? ये किस तरह की इक्वेशन है? ये इक्वेशन है ही क्यों? तो once again I will suggest you another video of mine, और उसमें मैंने डिफरेंट ग्राफ्स के बारे में बताया था, तो उस वीडियो को जरूर देख लेना। और उसमें एक ग्राफ मैंने आपको बताया था जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है दो वेरिएबल्स पे, एंड दैट इक्वेशन इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, सो पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक। ये पैराबोला के पाथ को फॉलो करता है। पैराबोला हमारे लिए कॉमनली यूज में नहीं है, बट ये एक्चुअली सर्कुलर नहीं है, इट इज पैराबोलिक। तो इस इक्वेशन को याद कर लेना। और कई बार क्वेश्चन ऐसे आता है, एक इक्वेशन के फॉर्म में आपको दे दिया और पूछ लिया कि फाइंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एंड इनिशियल वेलोसिटी, सिंपली कंपेयर करके आपको आंसर्स मिल जाएंगे, दैट्स ऑल। बहुत सिंपल होता है। ऑलराइट, क्वेश्चन जब आएंगे उसके लिए मैंने पहले ही कहा, आप एक सेपरेट वीडियो बनेगा न्यूमेरिकल्स के लिए खास तौर पे। ऑलराइट, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट अगर मैं डिफाइन करना चाहूं टाइम ऑफ फ्लाइट को, so it is the total time taken by a projectile to complete its flight। अगर मैं एक कंप्लीट प्रोजेक्टाइल के लिए इस केस को
डिफाइन करना चाहूं तो मैं ये कहूंगा टाइम टेकन बाय प्रोजेक्टाइल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन and after a flight reaching back to the horizontal level or to the ground level or to the level from where it is being projected. but ये definition थोड़ी सी सही नहीं बैठ रही क्योंकि प्रोजेक्टाइल तो प्रोजेक्टाइल है, अगर वो यहाँ पे एंड होता है तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम ऑफ फ्लाइट तो उसका होगा ही, लेकिन ज्यादातर हम टाइम ऑफ फ्लाइट टर्म यूज करते हैं ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन के लिए और कंप्लीट फ्लाइट के लिए। तो हम क्या करेंगे इसमें, टाइम ऑफ फ्लाइट को हम दो पार्ट्स में मानेंगे, टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट। टाइम ऑफ एसेंट ऊपर जाने का टाइम, टाइम ऑफ डिसेंट नीचे आने का टाइम। ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन में हो रहा है, इसलिए जितना टाइम ऊपर जाने में लगेगा उतना ही टाइम वापस नीचे आने में भी लगेगा। तो once again we will divide it into two parts। स्पेस नहीं है इसलिए मैं दोनों चीजों को अलग अलग करूंगा, या शायद इसी में हो जाएगा। मैं चेक कर लेता हूँ ये ठीक लग रहा है या नहीं, बहुत मिक्सअप हो रहा है, इसलिए एक काम करते हैं, पहले एसेंट के बारे में समझ लेते हैं क्योंकि एक्चुअली आप यू विल बी सरप्राइज्ड बाय द फैक्ट। ओके, तो अब हम एक काम करते हैं, टेकिंग वर्टिकल मोशन। ऐसा नहीं कि केवल वर्टिकल मोशन हो रहा है, लेकिन हमारा काम शायद केवल वर्टिकल मोशन को कंसीडर करके हो जाएगा, टेकिंग वर्टिकल मोशन। तो वर्टिकल मोशन में इनिशियल वेलोसिटी है u sin थीटा, एक्सेलरेशन है माइनस g, u a y लिख देना चाहिए, और टाइम है टाइम ऑफ एसेंट, सिर्फ ऊपर जाने का टाइम, vy। थिंक अबाउट इट, vy इक्वल टू u प्लस at, इन सबके सब स्क्रिप्ट में y लिखो और टाइम को ta कर देते हैं। ta हमें फाइंड करना है, vy कितना है ना। ओके, जब आप ये डिराइव करेंगे तो फिर से यही बनाएंगे यहाँ पे भी। नाउ व्हाट, इस टॉप मोस्ट पोजीशन पे देयर इज ओनली हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड नो वर्टिकल कंपोनेंट। अगर वर्टिकल कंपोनेंट यहाँ पे होता तो ये और ऊपर जाता, पर एट द टॉप मोस्ट पोजीशन वर्टिकल कंपोनेंट 0 हो जाएगा, इसीलिए वो वापस नीचे आने लगेगा। तो बस अब तो काम बन गया। दिस इज u sin थीटा माइनस g ta। सो व्हाट इज ta? तो इसके लिए दो पार्ट करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि जो ta आएगा वही td भी आएगा, तो डबल डबल मेहनत करने से बेटर है हम कहेंगे कि सिमिलरली, और काम बन जाएगा। ये हो जाएगा u sin थीटा अपॉन g। Now since path of projectile is parabolic, नहीं कहूंगा, path of projectile is symmetrical for a complete projectile motion from ground to ground, path is symmetrical, so similarly td will also be equal to u sin theta upon g, and that is why time of flight is equal to डबल ऑफ दिस। दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 2u sin थीटा अपॉन g। और ये हमेशा का मेरा डिफेक्ट है, डिवीजन करना और फिर बॉर्डर क्रॉस करना। एनीवे, अच्छा और मैं बॉर्डर्स पे नहीं रहता हूं। वेल नाउ हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, यही प्रोसेस फॉलो करेंगे। वंस अगेन वी विल टेक वर्टिकल मोशन एंड टेकिंग वर्टिकल मोशन, और हम फॉर्मूला लगाएंगे v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, vy uy ay sy। क्या हम vy जानते हैं एट द टॉप? ऑफ कोर्स 0। क्या हम uy जानते हैं? इनिशियल वेलोसिटी हमें पता है u sin थीटा का स्क्वायर और माइनस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विच इज माइनस, नीचे लिख लेते हैं, मिक्सअप से बच जाएंगे और बार बार बॉर्डर क्रॉस भी नहीं करना पड़ेगा। 2g, हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल को कैपिटल H लिख लेते हैं। अच्छा एक चीज यहाँ पे और बता दूं, बुक्स में इसे मैक्सिमम हाइट लिखते हैं, लेकिन मैं मैक्सिमम हाइट नहीं कहता, और बहुत सारी बुक्स में भी मैक्सिमम हाइट नहीं कहा जाता, क्योंकि इस हाइट में भी एक मैक्सिमम की कंडीशन है, तो दो बार मैक्सिमम टर्म आ जाएगा नहीं तो हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल तो कैपिटल H, स्मॉल h भी लिख सकते हो, बट कैपिटल H थोड़ा सा स्पेसिफिक सा हो जाता है। तो H इक्वल टू
इतनी मैथमेटिक्स शायद आपको प्रॉब्लम में ना डाले, ये सिंपल सी मैथमेटिक्स है। अगर फिर भी प्रॉब्लम होती है तो अपना कमेंट भेज दीजिएगा अपने जीमेल एड्रेस के साथ। हाँ, मैं आपको पर्सनली उस पर ये चीजें बता दूंगा। तो ये हो गया हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। इसमें भी अगर मैक्सिमम टू अचीव मैक्सिमम हाइट, यहां साइन पे डिपेंड कर रहा है, यू पे तो कर ही रहा है लेकिन साइन पे भी डिपेंड कर रहा है। तो हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये मैक्सिमम वैल्यू है, यानी कि साइन थीटा इक्वल टू, प्लस माइनस नहीं कह रहा हूँ, सिंपली 1 ही कह रहा हूँ, रूट पॉजिटिव नहीं दे रहा हूँ, और थीटा इक्वल टू देन 90 डिग्री, यानी कि स्ट्रेट। ये अंडरस्टूड बात है, कोई नई सी बात नहीं है। सीधा फेंकोगे ऊपर तो मैक्सिमम हाइट तक जाएगा, बहुत ऊपर तक जाएगा। तो कहते हैं कि इसीलिए जो हाई जंप वाले एथलीट्स होते हैं वो सीधा ऊपर के लिए उछलने की कोशिश करते हैं। ऑलराइट, सो नाउ रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। रेंज का मतलब है वो कितना दूर गया। इसलिए एक कॉमन डायग्राम बना देंगे, एक मैं एंड में एक ओवरऑल डायग्राम बना के आपको ये सारी चीजें दिखा दूंगा। अभी हम रेंज की बात करते हैं, आगे कितना गया, इसे हॉरिजॉन्टल रेंज भी कह देते हैं क्योंकि हॉरिजॉन्टली ही रेंज होगी। तो इसमें क्योंकि हॉरिजॉन्टल रेंज है इसलिए हम बहुत देर के बाद लेंगे टेकिंग हॉरिजॉन्टल मोशन, हॉराइजॉन्टल, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, हॉराइजॉन्टल मोशन। ओके, हॉराइजॉन्टल मोशन, इनिशियल वेलोसिटी सबको पता है u cos थीटा, एक्सेलरेशन 0, ये हमारे लिए बहुत फायदेमंद है। और एक चीज और, टाइम कितना लगेगा, टाइम लगेगा टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर जब मोशन एंड हो जाएगा। और टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है, 2u sin थीटा अपॉन g। और जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो r के बराबर होगा, दैट इज रेंज। तो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा देंगे और सबके सब स्क्रिप्ट में x लगा दो, तो ये हो जाएगा r इक्वल टू u cos थीटा और साथ में 2u sin थीटा अपॉन g प्लस 0। हॉरिजॉन्टल मोशन में एक चीज सही हो रहा है, प्रोजेक्टाइल मोशन के केस में प्लस 0 हो जा रहा है। All right, so now it is r equal to 2u square sin theta cos theta। मैं इसे लिख रहा हूं u स्क्वायर 2 sin theta cos theta अपॉन g। शायद मेरी पोजीशन थोड़ी गलत हो गई, ज्यादातर मैं तिरछा लिखता नहीं हूं। तो स्टूडेंट्स इसे एक फॉर्मूला बना के याद कर लो, और ट्रिग्नोमेट्री में इसका इसे कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखते हैं और ये हो जाता है r इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर रेंज। क्या इसकी भी कोई मैक्सिमम वैल्यू होती है? यस, फॉर मैक्सिमम वैल्यू साइन 2 थीटा मस्ट बी इक्वल टू 1। याद है ये आपको कि साइन और कॉस की वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है, ये 1 से ज्यादा नहीं हो सकते। किसी क्वेश्चन में अगर ये 1 से ज्यादा हो रहे हो तो वो क्वेश्चन पॉसिबल नहीं है, वो सिचुएशन पॉसिबल नहीं है। इट मींस 2 थीटा इक्वल टू, देखिए एंगल इक्वल टू 2 थीटा मत देखिए, ये कहिए कि साइन के किसी एंगल की वैल्यू 1 है तो वो एंगल 90 डिग्री होगा, एंड सो देयरफॉर थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। इसीलिए जो डिस्कस थ्रो वाले एथलीट होते हैं या शॉट पुट थ्रो वाले एथलीट होते हैं वो 45 डिग्री पे जो डिस्क होती है या शॉट पुट होता है उसे थ्रो करने की कोशिश करते हैं, या जेवलिन होता है उसे थ्रो करने की कोशिश करते हैं। क्रिकेट में भी इनफैक्ट आप बहुत ऊंचा शॉट लगाते हैं तो भी कैच होने के चांसेस होते हैं, काफी फ्लैट खेलने की कोशिश करते हैं तो भी ज्यादा दूर नहीं जाता। तो अगर एक ऑप्टिमम एंगल पे 45 के अराउंड अगर आपने हिट किया है, तो अगर आपने ज्यादा जोर से भी हिट नहीं किया है तो भी काफी अच्छा सिक्सर लग जाएगा। तो इसी की प्रैक्टिस होती है। यहाँ पे एक और थोड़ा सा थॉट प्रोवोकिंग टर्म मैं आपको बता दूं, ये तो मैंने कहा 45, लेकिन अगर आप एग्जैक्ट 45 पे प्रोजेक्ट कर सकते हैं तो
तो शॉर्टपुट में आपको 45 नहीं, उससे थोड़े छोटे एंगल पे जाना पड़ेगा। उसका एक रीजन होता है, जैसे ये ग्राउंड से यहाँ का प्रोजेक्शन, तो ग्राउंड से वो 45 होना चाहिए, लेकिन अगर वो आपने थोड़ा ऊपर से किया है तो वो 45 से थोड़ा कम होना चाहिए। यानी कि एथलीट्स कोशिश करते हैं कि वो 40 डिग्री के अराउंड में रहे, 40 डिग्री से थोड़ा सा ग्रेटर हो, स्लाइटली ग्रेटर देन 40 डिग्री, 45 से कम, 40 से 45 के बीच, ये कोशिश करते हैं वो। तो यही सब कोच सिखाते हैं, ये सब फिर स्पोर्ट्स की फिजिक्स में आता है। एनीवे यहाँ पे हम ये लेक्चर नहीं दे रहे हैं। तो ये सारे के सारे डेरिवेशन, ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कहीं पे फॉर्मूला भूल जाओ तो रैपिडली आप सॉल्व करके डायरेक्ट डिराइव कर सकते हैं उन्हें। सो दिस इज ऑल ऑफ इट। ये था कंप्लीट प्रोजेक्टाइल के लिए। अगर हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन है किसी हाइट से, तो फिर प्रोजेक्टाइल में क्या इफेक्ट पड़ेगा। पर उससे पहले ट्रैजेक्टरी के लिए हमने क्या किया, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों पार्ट में डिवाइड किया मोशन को, यहां से टाइम निकाला, वर्टिकल में इक्वेशन बनाई, उसमें पुट कर दिया, दैट्स ऑल, हमारी इक्वेशन बन गई। टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए हमने वर्टिकल मोशन लिया और उससे टाइम ऑफ एसेंट निकल गया, जितना टाइम ऑफ एसेंट हुआ उतना टाइम ऑफ डेसेंट हो गया, दैट इज व्हाई हमने इसका डबल कर दिया, टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया। तो हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल के लिए सिंपली वर्टिकल मोशन लिया और डिस्प्लेसमेंट को h ले लिया, हमारे पास हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल आ गया। और रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल के लिए हमने हॉरिजॉन्टल मोशन लिया और उसमें जो टाइम टेकन था वो टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर लिया, एंड वी हैव ऑब्टेन्ड दिस इक्वेशन। और साथ में ये याद रखना है, ये तो डेरिवेशन के बीच में आ ही जाएगा, 2 sin थीटा cos थीटा, और 2 sin थीटा cos थीटा को sin 2 थीटा कहते हैं। sin 2 थीटा इज अ डिफरेंट थिंग, 2 sin थीटा cos थीटा इज अ डिफरेंट थिंग। sin 2 थीटा मींस कि अगर एंगल दे रखा है आपको 30 डिग्री का प्रोजेक्शन एंगल दे रखा है, तो यहां जब आप रखेंगे तो 2 into 30 करेंगे, sin 2 into 30 दैट इज sin 60। कई बच्चे इसे sin 30 लिखते हैं और फिर पूरे को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये गलत होगा, एंगल को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, रिमेंबर दिस थिंग। ऑलराइट, लेट अस सपोज दिस इज द केस हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। तो इसमें या तो हमें y पता होगा तो x निकालना होगा, या x पता होगा तो y निकालना होगा, या टाइम पता होगा, इस पूरे में लेट अस सपोज t टाइम लग रहा है, सिंबल्स हैव बीन चेंज्ड, u वैसा का वैसा ही है। तो इसमें क्या होगा, किस टाइप से हम निकालेंगे, तो वंस अगेन वी विल स्प्लिट दिस मोशन इनटू 2 पार्ट्स, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। सो इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, initial velocity ux along x axis that will be totally u। आप चाहें तो इसे ऐसे भी कह सकते हैं u cos थीटा, और यहां पे थीटा 0 है तो u cos 0 that will be u। एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में you know एक्सेलरेशन इज 0 और डिस्प्लेसमेंट तो x है ही, देन we will use the equation s equal to ut plus half at square। s की जगह x आ जाएगा, x equal to ut, that is simply ut, that's all। इन तीनों में से कोई 2 टर्म तो गिवन होंगे ही, तभी हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, या नहीं हो तो शायद वर्टिकल में कुछ दे रखा हो। वर्टिकल में uy इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी दैट इज 0, इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि वर्टिकल कंपोनेंट कुछ था ही नहीं, और चाहे तो आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो u है uy होगा u sin थीटा, and theta is 0 here, so sin 0 is 0 anyway। and acceleration, okay, now acceleration will be, आप पॉजिटिव लेंगे कि नेगेटिव लेंगे, यहां पे पॉजिटिव लेंगे, उसका रीजन कुछ है। एक्चुअली जो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, थोड़ा सा वेक्टर कॉन्सेप्ट में चलते हैं, तो ये एक नल वेक्टर है, इसकी बहुत सारी डायरेक्शन होती हैं, तो हम सुटेबल कन्वीनियंट डायरेक्शन इसकी डाउनवर्ड, क्योंकि मोशन ने अल्टीमेटली डाउनवर्ड जाना है, तो दैट इज व्हाई बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, तो हम g को पॉजिटिव ले रहे हैं। नाउ y इक्वल टू, यूजिंग दिस, तो y हो जाएगा y इक्वल टू ut वाला पार्ट 0 हो जाएगा। एक्चुअली यहां पे ये लिख लेना चाहिए कि यूजिंग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो ये हो गया, और प्लस हाफ g
t square. So from here we can find t. So t will be equal to 2y upon g of root. तो हमारे पास ये दो इक्वेशन बनती हैं, इसे याद करने की जरूरत नहीं है, आपको इस तरह से डिराइव करना आ जाना चाहिए, तो ऑन द स्पॉट आप वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो उसे समय शॉर्ट डिराइव करके और याद कर सकें तो दैट्स वेरी गुड। बट अगर निकाल लेंगे, क्योंकि बीच में हो सकता है ये कहीं पे भी मोशन को रोकने की बात, कहीं यहाँ पे रुक गया, कहीं पे भी कुछ भी, तो इस तरीके से आप अगर सॉल्व करते हैं तो यू कैन इजीली फाइंड। तो अल्टीमेटली एक चीज आप नोटिस कर रहे होंगे कि प्रोजेक्टाइल मोशन में अल्टीमेटली हमें मोशन को स्प्लिट करना है अलोंग एक्स एक्सिस और अलोंग वाई एक्सिस। बहुत सारे न्यूमेरिकल इनफैक्ट आप बगैर फॉर्मूला याद करें सिंपली अगर आप उसे स्प्लिट कर लेते हैं एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के अलोंग, तो इसी से आप उसे सॉल्व कर लेंगे। Next bit complicated one, and it is inclined projection. तो ये सिचुएशन बेस्ड है, अलग अलग तरीके से आता है। ये ऐसे भी आ सकता है कि आपने कोई ऑब्जेक्ट प्रोजेक्ट किया और ये यहाँ जाकर रुक गया, और ग्राउंड प्रोजेक्शन पता है इसका, और ये उसी के जैसा कुछ है, लेकिन ये मान के चलिए कि चलिए वो किसी इंक्लाइन पे हमने प्रोजेक्ट किया था इस डायरेक्शन में, और ये वो लैंड कर दिया यहाँ। और ये आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा कि एंगल्स कैसे दे रखे हैं। मैं दो एंगल्स पे बात करूंगा, एक अल्फा जो कि ये इंक्लाइन का एंगल है, और दूसरा प्रोजेक्शन। वैसे ग्राउंड प्रोजेक्शन लिया जाता है, बट फॉर सम सिंप्लीफिकेशंस मैं थीटा इंक्लाइन से ले रहा हूँ। इन केस अगर यहां से दे रखा हो ये एंगल, तो आप अगर पूरा एंगल ये दे रखा है, मान लिया कुछ वैल्यू इसकी दे रखी है, और मैं ऐसे डिराइव कर रहा हूं, तो आप इसमें से इसे माइनस कर दीजिएगा, यानी कि थीटा को आप ये जो पूरा यहां से एंगल दे रखा होगा, कोई और एंगल फाई होगा, तो थीटा विल बी फाई माइनस अल्फा। तो इसलिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप ये याद रखिए कि मेरे कंसिडरेशंस क्या क्या हैं। एक इंक्लाइन हो गया और एक इंक्लाइन के साथ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हो गया, ये इनिशियल वेलोसिटी हो गई u। कुछ चीजें आपको इसमें ध्यान रखनी पड़ेंगी, थोड़ा कन्वीनियंट करने के लिए हम ये कर सकते हैं कि ये जो इंक्लाइन है इसे हम रेफरेंस एक्सिस मान सकते हैं। तो मैं यहां पे ऐसे करके एक्सिस को रोटेट कर रहा हूं। अब मेरे लिए एक एक्सिस ये है जिसे मैं पैरेलल कहूंगा, और दूसरी एक्सिस ये है जिसे मैं परपेंडिकुलर कहूंगा। नेक्स्ट थिंग, इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी एक ये होगी इंक्लाइन के अलोंग, जो कि हो जाएगी u cos थीटा, और दूसरी हो जाएगी u sin थीटा। ऐसे u sin थीटा ऊपर के लिए, यानी कि इंक्लाइन के परपेंडिकुलर, और u cos थीटा इंक्लाइन के पैरेलल, एंड दिस इज u। थोड़ा दूर बना देता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो आगे चल के। तो अब जो डिस्प्लेसमेंट्स होंगे, एक प्लेन के परपेंडिकुलर होंगे और एक प्लेन के पैरेलल होंगे। तो सबसे पहले, अच्छा इसमें एक चीज और ध्यान रखिए, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हर पॉइंट पे डाउनवर्ड ही एक्ट करेगा, लेकिन इस प्लेन के रेफरेंस पे हमें उसे कंसीडर करना पड़ेगा। तो ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की डायरेक्शन हो गई g डाउनवर्ड। मैं ऐसी एक लाइन खींच रहा हूँ, ये कोई रिएक्शन नहीं है, बस ऐसी एक लाइन खींच रहा हूँ, एक लाइन ऐसे खींच रहा हूँ। ये अल्फा एंगल पे इंक्लाइंड है, ये भी अल्फा हो जाएगा, ये 90 माइनस अल्फा हो जाएगा। और राइट, एक एंगल यहां पे भी बना दिया जाए जो प्लेन के साथ 90 डिग्री बना रहा है। समझिए इस चीज को, अल्फा अल्फा, फिर मैंने प्लेन के साथ एक परपेंडिकुलर यहां ड्रॉ कर दिया, तो ये अल्फा है, तो ये 90 माइनस अल्फा हो जाएगा, और ये 90 माइनस अल्फा है, तो ये वापस अल्फा हो जाएगा। और एक चीज और, अब फिर इसका वर्टिकली अपोजिट बना लेते हैं, तो ये अल्फा हो गया। तो ये कंपोनेंट g cos अल्फा हो गया, और ये कंपोनेंट g sin अल्फा हो गया। एक बार फिर से समझते हैं इसे, थोड़ा सा अलग हटके। यह है इंक्लाइन अल्फा, यहां पे वो पॉइंट है g, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, एक पैरेलल ड्रॉ किया, ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा, इसे ठीक ऊपर ले गए,
ये 90 माइनस अल्फा हो जाएगा, ये 90 माइनस अल्फा हो जाएगा, ये वापस अल्फा हो जाएगा, ये अल्फा हो जाएगा, तो ये अल्फा हो जाएगा, और ये वाला कंपोनेंट जी कॉस अल्फा हो जाएगा। यानी कि यहां जो मोशन हमने कंसीडर किया है, अब वो मोशन कुछ ऐसा हो चुका है। दो वेलोसिटीज हैं, एक वेलोसिटी हो गई u cos थीटा, दूसरी वेलोसिटी हो गई u sin थीटा। एक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का कंपोनेंट हो गया g cos अल्फा, और दूसरा कंपोनेंट हो गया g sin अल्फा। अब हम आगे बढ़ सकते हैं। नाउ टेकिंग द मोशन perpendicular to incline, इसके परपेंडिकुलर का, तो s परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 0। देखिए यहां से प्रोजेक्ट हुआ, वापस उसी लेवल पे आ गया। तो अगर मैं वर्टिकली से देखना चाहूं, वैसे मैं दिखने में ऐसा नहीं हूं, बट ये ऊपर गया वापस वहीं आ गया, तो मेरे लिए वर्टिकल ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ। इक्वेशन लगा देते हैं, s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो s परपेंडिकुलर, u परपेंडिकुलर, a परपेंडिकुलर। हम क्या निकाल रहे हैं, हम इससे टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लेंगे और उससे हमारे पास काफी अच्छी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। तो 0 इक्वल टू u परपेंडिकुलर कितना है, u साइन थीटा है t, और a परपेंडिकुलर कितना है, g cos अल्फा, जो कि अपोजिट है इनिशियल वेलोसिटी के, तो माइनस हाफ g cos अल्फा t स्क्वायर। अब वैसे यहां पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है ये, तो एक रूट इसका आएगा t इक्वल टू 0। तो एक्चुअली ये लॉजिकल है, s इक्वल टू 0, एक तो यहां पे और एक यहां पे है, तो जो पहला रूट निकलेगा इसका t इक्वल टू 0, उसका मतलब यह है वो यहां पे है, और दूसरा रूट निकलेगा वो यहां पे निकलेगा। इस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मीनिंगफुल हमें वो पता चलता है। लेकिन अभी हम क्या करेंगे, मैं यहां पे कर रहा हूं, आप लोग मत करना, मैं इसे इधर लाया हूं, तो ऐसा हो जाएगा। जिसे समझ नहीं आया कमेंट में लिख देना, अपना ईमेल एड्रेस भी लिख देना, मैं पूरा डिटेल में समझा दूंगा। वेल कटा, एक टी बच जाएगा और यही टाइम ऑफ फ्लाइट है, तो टी इक्वल टू आ जाएगा 2u साइन थीटा अपॉन g cos अल्फा। रिमेंबर थीटा ये है और अल्फा, तो अगर आपको किसी न्यूमेरिकल में कुछ अलग ढंग से वैल्यू दे रखी है, पूरा ये एंगल दे रखा है, तो आप उसी के बेसिस पे थोड़ा सा इसमें मॉडिफिकेशन कर लीजिएगा। दूसरा हम बात करते हैं रेंज की। देखिए इसमें जो हाइट है, हाइट के जैसा कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ हो नहीं पा रहा है, तो इसलिए हाइट के लिए जो क्वेश्चन भी बनेगा वो कुछ हटके बनेगा, क्योंकि इसमें कह नहीं सकते इंक्लाइन कितना भी हो सकता है, वो हो सकता है ऐसा हो, तो हाइट का हम कॉन्सेप्ट यहाँ पे थोड़ा कन्वीनियंटली डील नहीं कर सकते हैं। और वो कैसे करना है वो डायरेक्ट मैं एक न्यूमेरिकल करके ही आपको बता सकता हूँ, क्योंकि उसमें कुछ मैक्सिमम की कंडीशन लेनी पड़ेगी जहां हमारा डिफरेंशिएशन वगैरह यूज होता है। पर रेंज, ये रेंज आप निकाल सकते हैं यहां से यहां तक की, तो रेंज निकालने के लिए आपको पैरेलल मोशन लेना पड़ेगा। यहाँ पे ज्यादा ग्रामर मत लगाने लग जाइएगा। टेकिंग पैरेलल मोशन, पैरेलल मींस पैरेलल टू दिस इंक्लाइंड प्लेन, तो ऑल राइट, एस पैरेलल, इसी को हम रेंज भी कह देंगे। दैट विल बी इक्वल टू एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू पैरेलल टी प्लस हाफ ए पैरेलल टी स्क्वायर। नाउ नेक्स्ट थिंग, इसे मैं आर ही लिख रहा हूं, यू पैरेलल इज यू कॉस थीटा, एंड टी वही जो टाइम पीरियड था, तो उसकी वैल्यू 2u साइन थीटा अपॉन कॉस अल्फा, जी कॉस अल्फा, हाँ ठीक लग रहा है, माइनस ओ, क्या यहां मैंने सही बना ही रखा है, एनीवे हाफ ए पैरेलल, तो माइनस हो जाएगा क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी इधर के लिए और जो एक्सेलरेशन है वो इधर के लिए काम कर रहा है, तो माइनस हो जाएगा, इधर लिख लेते हैं, मिक्सअप हो रहा है बहुत ज्यादा, माइनस
हाफ जी साइन अल्फा और हो गया, और टी स्क्वायर, इसका स्क्वायर ये हो जाएगा 4u² साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। अब देखिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। ये कटेगा, 2 आ जाएगा, ये कटेगा, एक जी बचेगा, बाकी कुछ नहीं होगा। तो एक स्टेप और चलते हैं आगे। r इक्वल टू 2u², 2 साइन थीटा कॉस थीटा, पर अभी नहीं कर रहा हूं मैं, अभी फॉर्मूला नहीं लगा रहा हूं क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव कुछ और है। यहां से कुछ और निकल सकता है, जैसे आप इतना भी छोड़ सकते हैं और न्यूमेरिकल में डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देना। ओके, इसका डिनोमिनेटर जी कॉस अल्फा है, इसका डिनोमिनेटर जी कॉस स्क्वायर अल्फा है, तो जब कॉमन डिनोमिनेटर ले लेंगे जी कॉस स्क्वायर अल्फा, तो इसे कॉस अल्फा की भी जरूरत पड़ेगी। कॉस अल्फा, एक्चुअली थीटा के लिए हम इतना हैबिचुअल हैं, हर जगह थीटा लगा देते हैं। माइनस 2u² साइन स्क्वायर थीटा, साइन अल्फा, ये लग रहा है बहुत ही ज्यादा घूमता जा रहा है। खैर कुछ कॉमन है, 2u² साइन थीटा कॉमन ले लेते हैं, ये आ जाएगा 2u² साइन थीटा कॉमन, अंदर बचा कॉस थीटा कॉस अल्फा माइनस साइन थीटा साइन अल्फा। हाँ, अब कुछ कुछ हिंट लग रही है कि हम सही रास्ते पे चल रहे हैं। कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 2u² साइन ऑफ थीटा, और इसे हम कर देंगे, देखिए जो बायो के स्टूडेंट हैं जो मैथ्स को बिल्कुल छोड़ चुके हैं उनको थोड़ा याद रखने के लिए एक ये फॉर्मूला है, इसे हम कहते हैं कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो ये फॉर्मूला होता है कॉस ए प्लस बी का। तो इसके लिए मैं एक थोड़ा सा भी बता दूंगा आप लोगों को याद रखने के लिए, क्योंकि ऐसे बार बार रटने से अच्छा एक एक थोड़ा सा आपको पैटर्न मिल जाए। ये हमारी रेंज आ गई। थोड़ा सा बता दूं, जो ये किया हमने, यहाँ पे लिखूं, यहाँ पे काफी जगह है। तो एक फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी, इसका एक्सपेंशन होता है साइन ए कॉस बी। बहुत ही खराब लग रहा है, दूसरी जगह लिखते हैं। ये डेरिवेशन तो हो गया, अब थोड़ा सा इसको समझने के लिए समराइज कर, ये मेरे डियरेस्ट बायो स्टूडेंट्स के लिए, ये सार्केज्म नहीं है, ये एक्चुअली मैं तो मैथ्स वाला होके भी में बहुत कंफ्यूज होता था, तो इसलिए साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। एक ऑर्डर है, याद रखना इजी हो जाएगा। और साइन ए माइनस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। और इसी तरीके से कॉस ए प्लस बी ये होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। और इसी तरीके से कॉस ए माइनस बी इक्वल टू कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। और गैस व्हाट, इसी फॉर्मूले की वजह से अगर दोनों ए हैं, साइन ए प्लस ए, दैट इज एक्सपेंशन हो जाएगा साइन ए कॉस ए प्लस कॉस ए साइन ए, यानी कि 2 साइन ए कॉस ए। याद है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। इस तरह से याद रख सकते हैं। तो प्रोजेक्टाइल मोशन अभी जारी रहेगा, इसका मैं अब एक सॉल्यूशन वीडियो बनाऊंगा जिसमें जितने पॉसिबल क्वेश्चंस हैं। देखिए वैसे तो इसमें इतने सारे क्वेश्चन हैं कि मैं करता जाऊंगा, मेरी उम्र गुजर जाएगी फिर भी क्वेश्चन खत्म नहीं होंगे। लेकिन जो इसके पॉसिबल लुक हैं जो क्वेश्चंस के, जो एग्जाम और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं, उनके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। तो ये वीडियो काफी लेंथी हो गया पर जरूरी भी था। सो अभी इसमें यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अभी बाकी है, लेकिन सर्कुलर मोशन मैं एक सेपरेट वीडियो में बनाऊंगा। ये वीडियो क्योंकि कुछ ज़्यादा ही लेंथी हो गया है। ऑलराइट, आई होप
This much is enough, more than enough. Well, UCM यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो इससे पहले कि हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में पढ़ें, देखिए इसमें होगा क्या, एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में, और थोड़ा सा अच्छा सर्कल नहीं बना, सर्कुलर पाथ में मूव करेगा, और वैसे तो डिफरेंट स्पीड से भी मूव कर सकता है, पर यहाँ पे हम मानेंगे कि वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, यानी कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट है, सॉरी, वेलोसिटी चेंज होती रहेगी। राइट, सो बिफोर दैट थोड़ा कुछ और बेसिक्स हैं जिनके बारे में हमें डिस्कस कर लेना चाहिए, लाइक एंगल। वी नो एंगल थीटा इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। So angle has no unit, but it has a supplementary unit called radian, and pi radian equal to 180 डिग्री। तो अब से हम डिग्रीज में नहीं, रेडियन में बात करेंगे, तो कैलकुलेशन रेडियंस में होती है। और आर्क, जैसे ये हो गया, ये आर्क हो गया, और ये रेडियस हो गया, तो आर्क अपॉन रेडियस इक्वल टू दिस एंगल in radians. Okay, next is angular displacement. So what is the difference between angle and angular displacement? तो एंगल तो हमारा कोई भी ज्योमेट्रिक एंगल हो जाएगा, लेकिन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जब कोई बॉडी रोटेशनल मोशन या सर्कुलर मोशन कर रही होती है, रोटेशनल जैसे ये मार्कर, ये रोटेशन है किसी पॉइंट के अबाउट, और सर्कुलर जब एक सर्कुलर पाथ में मूव करती है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक एंगल ट्रेस होता है। यहाँ पे ये बात ध्यान देने की है कि अगर ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, सिंपली हमने ये तो कह दिया कि जितना एंगल वो कवर करेगा, दैट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सो दिस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कैन बी वेक्टर, कैन बी स्केलर। स्केलर फॉर लार्ज वैल्यूज, वेक्टर फॉर स्मॉलर वैल्यूज। और इसमें मैं केवल इतना बता देता हूँ, लार्ज वैल्यू के लिए ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है एडिशन के, और स्मॉलर वैल्यूज़ में करता है। इसके लिए एक डेमो है, वो मैं एक सेपरेट वीडियो में आपको बना के बताऊँगा। ऑलराइट, तो दिस इज ऑल अबाउट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। देन एंगुलर वेलोसिटी। इसका सिंबल है ओमेगा, ये स्मॉल ओमेगा है, तो हम कह सकते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी, या फिर हम इसे ऐसा भी कह सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। तो ओमेगा इक्वल टू डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, और कैलकुलस की फॉर्म में लिखें तो डी थीटा अपॉन डी टी। यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देने की है कि अगर हम वैसे तो हमने कह दिया ये वेक्टर और स्केलर के टर्म्स में, लेकिन अगर हम इस पूरे एंगल्स का सम ले लें और जो पूरा का पूरा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है उसे हम 2 पाई ले लें, यानी कि 360 डिग्री, तो इस केस में जो टाइम टेकन होगा वो टाइम पीरियड के बराबर होगा। टाइम पीरियड क्या होता है? एक ऑसिलेशन करने में लगा हुआ समय। यहाँ ऑसिलेशन की बात नहीं है, यहाँ सर्कुलेशन की बात है। तो एक सर्कुलर पाथ कंप्लीट करने में लगा हुआ समय। तो देन ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी, और 1 अपॉन टी, 1 अपॉन टाइम पीरियड इज फ्रीक्वेंसी, तो 2 पाई न्यू, ये एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगा। नेक्स्ट इज रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी v एंड एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। तो वंस अगेन फिर से एक केस लेके चलते हैं जिसमें यहाँ एक आर्क लेंथ डेल्टा एस ट्रेस की गई है, आर रेडियस है, और एंगल डेल्टा थीटा ट्रेस किया गया है। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ एंगल और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। अब नेक्स्ट, अगर दोनों साइड टाइम से डिवाइड कर दिया जाए,
तो ये एंगुलर वेलोसिटी बन जाएगी, ये लीनियर वेलोसिटी बन जाएगी अपॉन आर. सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, v इक्वल टू ओमेगा आर. ऑर्डर यही याद रखना, आगे चल के ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है. इस चैप्टर में नहीं, पर आगे ये हम वेक्टर प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखेंगे और वहाँ ये ऑर्डर आर क्रॉस ओमेगा नहीं हो सकता, ओमेगा क्रॉस आर ही लिखना होगा. ऑलराइट, ओके. सो नाउ नेक्स्ट थिंग, व्हाट इज़ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. एक बार फिर से बता दूं, जिसमें जो ऑब्जेक्ट है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से, कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा होता है. तो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, लेकिन देखिए उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है. ये क्वेश्चन छोटी क्लासेस में कई बार पूछा जाता था कि ऐसा एग्जांपल जिसमें स्पीड सेम हो लेकिन वेलोसिटी चेंज हो रही हो, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन सबसे अच्छा एग्जांपल है. देखिए डायरेक्शन हर बार चेंज हो रही है, स्पीड सेम है, डायरेक्शन चेंज हो रही है इसलिए वेलोसिटी चेंज हो रही है, और जहाँ भी वेलोसिटी चेंज होती है वहाँ पे एक्सेलरेशन होता है. तो इस केस में भी एक्सेलरेशन होगा. तो उस एक्सेलरेशन को जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उसे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं. सो वी कैन डिफाइन इट लाइक द एक्सेलरेशन इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन which required to change the direction of a moving object to make it in circular path, to keep it in circular path is called centripetal acceleration. well, तो अगर ये डेरिवेशन के लिए आता है तो आपको ये डायग्राम बनाना पड़ेगा और साथ में एक और डायग्राम बनाना पड़ेगा. यहाँ पे डायग्राम को एक्सप्लेन कर देता हूँ. r1 इनिशियल पोजीशन वेक्टर है p पॉइंट पे, और कुछ टाइम के बाद डेल्टा t टाइम के बाद पोजीशन वेक्टर r2 हो जाता है. वेलोसिटी v1 थी, अब v2 हो जाएगी, और एंगल जो चला है वो डेल्टा थीटा हो जाएगा. वन मोर थिंग, r और v, देखिए ये मेरे थंब को समझ लीजिए, r और v दोनों एक दूसरे पे 90 डिग्री बना रहे हैं. अगर r में जो चेंज आएगा उतना ही चेंज v में आएगा. तो इसलिए यहाँ पे देखिए r और v डेल्टा थीटा एंगल, सॉरी r1 और r2 के बीच का एंगल डेल्टा थीटा है, तो वैसे ही v1 और v2 के बीच का एंगल भी डेल्टा थीटा होगा. ऑलराइट, सो वन मोर थिंग, इट इज़ अ केस ऑफ UCM. सो v1 इक्वल टू v2 इक्वल टू v. जब मैंने एरो नहीं लगाया, इट मीन्स कि मैं उसकी न्यूमेरिक वैल्यू या स्केलर वैल्यू या मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ. इसको बुक्स में अक्सर ऐसे करके शो किया जाता है, वेक्टर लगा के मॉड लगा दिया, और इसका मतलब ही ये होता है. ओके, एंड वन मोर थिंग, r1 इक्वल टू r2 इक्वल टू r रेडियस. जब हम पोजीशन वेक्टर कहेंगे तब r1 r2 डिफरेंट है, अदरवाइज दे रेफर टू रेडियस. सो ज़्यादा आपको एक्सप्लेन नहीं करना है. ट्राइंगल POQ इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABC. ये दोनों के दोनों आइसोसेलेस ट्राइंगल हैं और वर्टेक्स का एंगल सेम है, तो दोनों के दोनों सिमिलर ट्राइंगल हो गए. तो सिमिलरिटी क्राइटेरिया लगा देंगे, OP अपॉन AB इक्वल टू OQ अपॉन AC इक्वल टू PQ अपॉन BC. अब OP अपॉन AB, that is OP R1 अपॉन V1 इक्वल टू R2 अपॉन V2 इक्वल टू R डेल्टा R अपॉन डेल्टा V. और हमें ये पता है कि ये दोनों के दोनों वैल्यूज सेम हैं, विच इज इक्वल टू R अपॉन V. नाउ वी विल क्रॉस मल्टीप्लाई इट. तो देखिए हाँ, ये कैसे हुआ है, ये सोचिए इस बारे में जरा. सिंपल मैथमेटिकल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है. नाउ वी विल डिवाइड बोथ साइड बाय डेल्टा t. Now what? Delta V by delta t, that is acceleration.
so which is called centripetal acceleration, or delta r by delta t, that is velocity. एयर ग्लेयर बहुत ज्यादा है. Alright, so AC equal to V upon R, and this delta R by delta T is again V. So AC is equal to V square by R. ये हमारा एक्सप्रेशन हो गया सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन के लिए. दिस इज मच बेटर. Now we know that V equal to R ओमेगा R ऑर्डर में सही रहेगा, तो इसलिए AC इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर बाई आर. सो AC इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर R. एंड वन मोर थिंग, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई न्यू एज आई टोल्ड यू अर्लियर, तो इसलिए AC इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर R. तो ये आपके सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हो गया. अब ये देखा जाए कि अगर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो तो क्या होगा. उससे पहले थोड़ा ये भी क्लियर कर लेते हैं कि इसकी डायरेक्शन क्या होगी. तो आपने नोटिस किया ये ऐसे हो रहा है, हमेशा ऐसा लग रहा है जैसे सेंटर की तरफ खींचने की कोशिश कर रहा हो, इसलिए जो सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होती है वो टुवर्ड द सेंटर होती है. अब अगर बात की जाए नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड सेम थी. नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में लेट अस सपोज कि एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन, हम वेरिएबल एक्सेलरेशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इसलिए उसे इस तरीके से नहीं पढ़ते, किसी फॉर्मूले के फॉर्म में नहीं पढ़ते. लेकिन ठीक है, ये मान के चलिए कि ये स्पीड अप हो रहा है, ये इसकी अभी की स्पीड है, और ये स्पीड अप हो रहा है विथ सम एक्सेलरेशन a. इट इज कॉल्ड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन. जो इसकी स्पीड बढ़ाएगा, मान के चलिए एक मौत के कुएं में एक जो परफॉर्मर है वो अपनी स्पीड बढ़ाता जा रहा है, तो उस समय जो उसके अंदर एक्सेलरेशन होगा दैट विल बी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन. और क्योंकि वो सर्कुलर घूम रहा है तो वहाँ सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन भी होगा. कई जगह सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन को रेडियल एक्सेलरेशन भी कहते हैं. तो यहाँ रिजल्टेंट एक्सेलरेशन क्या होगा, सिंपली वेक्टर एडिशन लगा देंगे. लेट अस सपोज यही वेक्टर्स हैं, तो ये इनका रिजल्टेंट हो जाएगा. रिजल्टेंट विल बी AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर, एंड दैट्स ऑल. इस बेसिस पे ये एक्सेलरेट होगा, इसके अंदर हमेशा एक मोमेंट बना रहेगा इस डायरेक्शन के लिए मूव करने का. स्पीड बढ़ती रहेगी और हमेशा सर्कल में बना रहेगा. दैट इज नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. मोशन इन 2D का लास्ट टॉपिक, रिलेटिव मोशन इन 2D. सो हियर जैसे like in previous case in one dimension it was totally clear कि अगर दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं तो उन्हें ऐड कर देंगे उनकी स्पीड्स को, और अगर अवे जा रहे हैं सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, कीपिंग इन माइंड कि किसका किसके रिस्पेक्ट में स्पीड निकाली जा रही है, वेलोसिटी निकाली जा रही है. तो वेक्टर वाइज अगर देखा जाए तो अगर हमें ए की रिलेटिव स्पीड निकालनी है बी के रेस्पेक्ट में, तो इट विल बी VA माइनस VB वेक्टर वाइज. तो अगर आपने मोशन इन 1D का रिलेटिव मोशन नहीं पढ़ा है तो एक बार उसे ज़रूर पढ़ लेना. और ओके, रिलेटिव पोजीशन स्टार्ट करते हैं रिलेटिव पोजीशन से. तो लेट अस सपोज आर्बिट्ररी कोऑर्डिनेट्स में ये दो पोजीशन थी. ये आपको पोजीशन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के जैसा लगेगा, लेकिन ये वो नहीं है, ये रिलेटिव पोजीशन है. तो अगर ये कोई ऑब्जेक्ट है ए पोजीशन पे और ये है बी पोजीशन पे, RA RB, तो रिलेटिव पोजीशन ऑफ A with respect to B
आर ए बी इज इक्वल टू, इसे शो करने का तरीका, ए की पोजीशन बी के रेस्पेक्ट में, दैट इज आर ए माइनस आर बी एंड वाइस वर्सा। अगर हम बी की पोजीशन कहें ए के रेस्पेक्ट में, पोजीशन ऑफ बी with respect to A, RB minus RA. Now in the same way, relative velocity. तो velocities, पहले ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ये थी और दूसरे की वेलोसिटी ये। तो वेलोसिटी ऑफ B with respect to velocity of A simply VB minus VA. Now what is vector subtraction? कैसे करेंगे इसे? तो यहाँ समझा देता हूँ मैं। VB as usual रहेगा, VA की डायरेक्शन रिवर्स कर दो, now it is minus VA. एक्चुअली वेक्टर सब्ट्रैक्शन एक बार फिर से रेफर कीजिए और सिंपली ये रिलेटिव वेलोसिटी निकालने के लिए VB माइनस VA करना है, तो वेक्टर वाइज हम इसे ऐसे शो करेंगे। तो ये जो वेक्टर है अगर इनका एडिशन होता तो इधर जाता, सब्ट्रैक्शन है रिवर्स करके ये निकला है, तो ये रिलेटिव वेलोसिटी है, रिजल्टेंट नहीं, रिलेटिव वेलोसिटी। तो इसे निकालने के लिए अगर इसका मैग्नीट्यूड चाहिए तो इसका फॉर्मूला होता है वेक्टर एडिशन में पॉजिटिव साइन आता है और वेक्टर सब्ट्रैक्शन में यहाँ पे नेगेटिव साइन आता है। इसी के बेसिस पे हम वो भी समझ लेंगे कि जब बॉडीज सेम डायरेक्शन में जाती हैं और जब अपोजिट में जाती हैं, अगर वो सेम डायरेक्शन में जा रही हैं तो जो थीटा होगा वो 0 डिग्री होगा। इट मीन्स जो एक्सप्रेशन बनेगा दैट विल बी VB स्क्वायर VA स्क्वायर minus 2 VB VA, and which is root VB minus VA whole square, and that is VB minus VA. इसीलिए सेम डायरेक्शन में सब्ट्रैक्ट करते हैं। Now what about opposite direction? Theta equal to 180. So the expression will be root VB square VA square, and cos 180 is minus 1, so it will become plus 2VA VB. That is whole square of VB plus VA, and that is VB plus VA. तो ये वो जो हमने मोशन इन वन डायमेंशन में पढ़ा था, ये उसका एक्सप्लेनेशन हो गया। Here it is. And finally, in the same way, relative acceleration of B with respect to A and vice versa. और आगे जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो एक्सप्रेशन ये बन जाएगा। सो द कंक्लूजन इज कि रिलेटिव मोशन में हमें अगर पोजीशन हो, वेलोसिटी हो, चाहे एक्सेलरेशन हो, जिसका भी अगर वेलोसिटी चाहिए,
जिसकी वेलोसिटी चाहिए उसे हम आगे लिखेंगे और वेक्टर वाइज माइनस करके जिसके रेस्पेक्ट में चाहिए उसे हम पीछे लिखेंगे। सो अभी मैं इस पे बेस्ड कोई न्यूमेरिकल करा नहीं रहा हूँ। एंटायर दिस रिलेटिव मोशन, ये जो मोशन इन 2D है, इस पे मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें हर टॉपिक पे ऑलमोस्ट जितने पॉसिबल क्वेश्चन है उन्हें इंक्लूड करूंगा। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा, कमेंट करके बताइएगा। सो वेल, रात हो चुकी है, अब मैं घर जाऊंगा इस रात के अंधेरे में। तो आप लोग सुन भी रहे होंगे, इसीलिए मैं अब थोड़ा धीमा बोल रहा हूँ। वेल, सो ठीक है, किसी दिन ये एडवेंचर वीडियो भी बनाएंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।